Hello everyone, I am Anuj. I am preparing for banking exam. Let's do it together. आज मैं लाइव मॉक टेस्ट देने वाला हूँ SBI PO प्री लेवल का रीजनिंग सेक्शन का। तो आप लोग भी मेरे साथ टेस्ट दीजिए और मैं बीच बीच में आपको टिप्स एंड ट्रिक बताता रहूँगा कि मैंने क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किए हैं। तो आप लोग म्यूट करके भी टेस्ट दे सकते हैं। सो लेट स्टार्ट इट। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग रोज़ मॉक टेस्ट दे रहे होंगे। मॉक टेस्ट स्टार्ट करते ही सबसे पहले चाइनीज़ कोडिंग। जैसा कि मैंने बताया, आप लोग चाइनीज़ कोडिंग स्क्रीन पे ही सॉल्व कर सकते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस से। मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करता हूँ। जो चीज़ एलिमिनेट हो रही होती हैं मैं उनका एलिमिनेट करके कोड पता कर लेता हूँ। जब आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सेंटेंस वाले क्वेश्चंस भी जो चाइनीज़ कोडिंग में आते हैं उनको भी आप स्क्रीन पे ही सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं कर रहा हूँ। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है लेकिन स्क्रीन पे सॉल्व हो सकते हैं, पॉसिबल हैं ये सब। अगर आपको चाइनीज़ कोडिंग सीखनी है कि कैसे एलिमिनेशन मेथड से करते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अनइक्वालिटी आ गई। इनइक्वालिटी को भी आप स्क्रीन पे ही सॉल्व करा करिए, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको भी सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका होता है, जैसा कि मैंने कई वीडियो में बता के रखा है। Q से M तक जाने के लिए बहुत आसान रास्ता था। इनइक्वालिटी में बस आप ये देखा करिए कि एरो ओपन है कि नहीं। अगर ओपन है तो आप नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। T से Y तक जाने के लिए सारे एरो ओपन हैं, हाँ है, तो आप T से Y तक जा सकते हैं, ये ट्रू है। U से W तक नहीं जा सकते क्योंकि U से V जा सकते हैं, V से Y जा सकते हैं, पर W नहीं जा सकते। मैंने हर वीडियो में बताया आपको कि पज़ल रीजनिंग सेक्शन में सबसे लास्ट में ही करनी चाहिए। सब लोग सब लास्ट में करते हैं, आप भी ट्राई करें कि आप लास्ट में ही करें। कितनी भी आसान पज़ल हो पर उसे पहले ना करने की कोशिश करें। सबसे पहले आप ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, चाइनीज़ कोडिंग, इनइक्वालिटी, जो वन वर्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको आप पहले करा करिए। जब आपके स्क्रीन पे ब्लड रिलेशन या फिर डायरेक्शन का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप रुका मत करिए, सीधे करना स्टार्ट कर दीजिए। स्टेटमेंट पढ़िए और आप कंडीशन नोट करते रहिए। जितना जल्दी आपकी पढ़ने की स्पीड होगी उतना जल्दी आपकी कंडीशन नोट हो जाएंगी, आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा। 1 मिनट के अंदर ये सब बन जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं 45 सेकंड में मेरा ब्लड रिलेशन बन के तैयार हो गया। अब 3 क्वेश्चन है, मैं जल्दी से टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। अब सिलॉग्स में आ गया है। ओनली फ्यू, ओनली, नो, सम आर नॉट, ये सारे ऐसे केस होते हैं जो पीओ के लेवल में ज़्यादा देखे जा सकते हैं। क्लर्क में तो आपको सिर्फ सम ए आर बी, सम बी आर सी ऐसे करके देते हैं, पर पीओ के एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, ओनली, अ फ्यू और ओनली केस वाले, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर सिलॉग में सीखना है तो मैं आपको वापस से सजेस्ट करूँगा कि किसी एक ही को फॉलो करें। कोई एक आप टीचर देख लीजिए, आप उसी को फॉलो करें, उसी के सारे पैटर्न को फॉलो करें जो आप वो सिलॉग्स में यूज़ करते हैं। आप मल्टीपल सोर्स यूज़ करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा ही होगा इसमें। मेरे वन वर्ड वाले जितने क्वेश्चन थे सारे हो चुके हैं, बस मेरी पजल्स बची हैं और मेरे पास लगभग 15 मिनट्स पूरा बचा है। तो 15 मिनट्स के अंदर मुझे 4 पज़ल करनी है। अगर आप एवरेज लेके चलें हर पज़ल का 3 मिनट तो 12 मिनट हो जाता है, तब भी आपके पास 3 मिनट बचेंगे।
जो कि कोई ना कोई एक मॉडरेट लेवल की पजल आ जाती है, वो टाइम ले जाती है। आप पजल पढ़िए, अगर आपको लग रहा है कि आप ये सॉल्व अभी करना चाहेंगे तो करना, लेकिन अगर लगे कि ये थोड़ा डिमोटिवेट कर सकती है ये पजल, तो आप उसे छोड़ सकते हैं। जो आपको सबसे आसान पजल लगे सबसे पहले आप वही करें। जैसे कि ये पजल काफ़ी आसान है, क्योंकि इसमें सारे लोग सेंटर फेस कर रहे हैं। ये आसान रहता है क्योंकि इसमें आपको बार बार ये नहीं देखना पड़ेगा कि कौन सा बंदा किस साइड देख रहा है। सब सेंटर में देख रहे हैं, तो एक ही तरफ राइट रहेगा, एक ही तरफ लेफ्ट रहेगा। और जहाँ मुझे लगता है कि 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, मैं तुरंत बना देता हूँ, क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। आप भी ऐसा करा करिए। देखिए नेक्स्ट लाइन में ही मुझे पता चल गया कि वो वाली पॉसिबिलिटी काम की नहीं है, इसलिए उसे कट कर दिया। अब मैं पक्का श्योर हूँ कि बस इसी वाले सर्कल में मेरी पजल कंप्लीट हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी ये पजल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, क्योंकि मेरी पढ़ने की स्पीड काफ़ी तेज़ है इन सब पजल्स में। ये वाली पजल काफ़ी इजी थी। आप देख सकते हैं 1.5 मिनट में मेरी पजल बन गई। अब मैं सारे आंसर टिक करके इसे 2 मिनट में कंप्लीट करके नेक्स्ट पजल पे जाऊंगा। ये न्यूमेरिक डिजिट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ये काफ़ी परेशान करते हैं मुझे भी। थोड़े मुझे डिफ़िकल्ट लगते हैं ये क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें बहुत माइनर सी मिस्टेक हो जाती है, तो आंसर अलग ही आ जाता है। और इस वाले पेपर के क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, आप देख सकते हैं। एग्जामिनर हमेशा बैलेंस करके बनाता है पेपर। अगर वो कुछ इजी पजल्स देगा तो कुछ डिफ़िकल्ट पजल भी दे देता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि मुझे हर 3 डिजिट के नंबर में हर डिजिट का क्यूब करना है, फिर उसे असेंडिंग ऑर्डर में भी लगाना है। उसके बाद मुझे 12th डिजिट फाइंड करनी है फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि 3 का क्यूब 27, 0 का क्यूब आप 0 रखेंगे या फिर डबल 0 रखेंगे, 9 का क्यूब 729 एंड 1 का क्यूब 1 आप 0 1 रखेंगे या फिर 1 रखेंगे। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, मुझे भी हो गया था इस वाले में, तो मैंने इसे लीव कर दिया, स्किप कर दिया। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट लगता है कि आपको ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वो लास्ट क्वेश्चन तो है नहीं कि आपको टिक करना ही करना है। आपका स्टिप टाइम है, तो आप स्किप कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। आप लोग भी ट्राई करा करिए। मेरे हिसाब से इस लॉकडाउन में कुछ नहीं तो घर पे बैठे बैठे आप मॉक टेस्ट ही दीजिए। वीक में 2 या 3 मॉक टेस्ट दीजिए, उनका रिव्यू करिए। कभी भी मॉक टेस्ट खाली मत छोड़ा करिए। आपने मॉक टेस्ट दे दिया, आपसे 5 क्वेश्चंस नहीं हुए, तो उनको भी आप
दोबारा में जब रिव्यू करा करें तो उनको ट्राई ज़रूर करा करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं जो कहीं मिलते नहीं हैं ऐसे करके। आप समझ सकते हैं कि मॉक की कितनी वैल्यू है। एक एक मॉक की बहुत वैल्यू होती है, क्योंकि इस वाले जो टेक्स्ट बुक का जो ये मॉक है इसमें आप रीअटेम्प्ट नहीं कर सकते। एक बार आपने मॉक दे दिया तो दे दिया, वो वेस्ट चला जाएगा फिर। तो सोच समझ के आप मॉक दिया करिए। जैसा कि मैंने बताया, इन क्वेश्चनों में मुझे बहुत टाइम लगता है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम लग रहा है, पर मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये लास्ट कैलकुलेटिव क्वेश्चन रह गया है, बाकी सब पजल्स हैं। आप लोग भी इस मॉक को टेस्ट को दिया करिए, देख देख के दिया करिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। जो क्वेश्चन आपको लगे कि टाइम लग जाएगा, या फिर वीडियो पॉज करके भी आप दे सकते हैं, पर कोशिश करा करें जिस स्पीड से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आप भी उसी स्पीड से करें। आप मेरे टाइम को ही बीट करा करें। जैसे कि मैंने इसमें 1 मिनट लगाया, तो आप 30 सेकेंड्स में भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। पजल मेरे साथ साथ लगाएं, सारे क्वेश्चन साथ साथ करने की कोशिश करा करें। इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, एक कंपटीशन भी बिल्डअप होगा सबके अंदर कि मुझे बीट करना है सामने वाले को। SBI क्लर्क का पेपर 1 मंथ के अंदर उसकी डेट आ जाएगी शायद। 80% तो मेरा यही कहना है कि आ जाएगी। नोटिफिकेशन में जून में डेट दे रखी है, जून के लास्ट वीक तक शायद पेपर हो जाए, पर जिस हिसाब से कंडीशन है कोरोना की, लगता नहीं है पेपर हो पाएगा। पर आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम एक ना एक दिन तो होना है, तो जितना दिन आपको मिल जाए प्रैक्टिस के लिए उतना ही बेस्ट रहेगा आपके लिए। सारे आप कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लीजिए और मॉक टेस्ट देते रहें। मॉक टेस्ट से आपकी स्पीड बढ़ेगी, और जानते हैं SSC बैंकिंग में सबसे मेन चीज़ होती है स्पीड। कितने कम समय में आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब ये पजल है, इसको आप इजी नहीं कह सकते, क्योंकि थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की है, क्योंकि इसमें 8 फ्रेंड्स बैठे हैं, सबके नाम दे रखे हैं, जो कि बहुत ही अटपटा सा लगता है, क्योंकि आपको नाम लिखने पड़ेंगे, ABCD नहीं है यहाँ पे। स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ फेसिंग साउथ। थोड़ा ये भी कंफ्यूजिंग रहता है फिर लोगों के लिए, क्योंकि इसमें कुछ एग्जैक्ट बता के नहीं रखता है। लेकिन आप इन पजलों में ध्यान से देखा करें, क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसा क्लू दे रखा होगा जिससे पूरी पजल कनेक्ट हो जाएगी। जैसे इसमें दे रखा है नीटा फेस नॉर्थ डायरेक्शन, तो वो मतलब एक पक्की चीज़ हो गई कि वो तो नॉर्थ डायरेक्शन में ही देखेगी। तो जैसी कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो मतलब कंफर्म होती है, आप तुरंत उसको पजल में नोट कर दिया करिए। अगर आपकी पॉसिबिलिटी बनती है तो तुरंत पॉसिबिलिटी भी बना दिया करिए। और जो कनेक्टेड स्टेटमेंट होती हैं, जैसे कनेक्टेड होती हैं, तो आप उसको एक ही कंडीशन में नोट करा करें। इससे क्या होता है कि आपकी एक कंडीशन में ही वो आपकी पजल सॉल्व होने लगती है, जैसे मैंने करा है। अलग अलग आप जैसे एक नाम से 2 कंडीशन है, तो उसको एक ही में नोट करने की कोशिश करा करें। पॉसिबिलिटी बनाने का फ़ायदा यही होता है कि आप देख सकते हैं कि मेरी एक पॉसिबिलिटी गलत हो गई है, कुछ ऐसी स्टेटमेंट उसमें आ गई थी जो उसमें फिट नहीं हो रही थी, तो मुझे ये पक्का हो गया कि ये तो नहीं बनेगा, अब ये जो लास्ट बचा है वो बनेगा। इसलिए पॉसिबिलिटी साथ ही साथ बनाने का यही फ़ायदा होता है, आपका टाइम बहुत बचता है। यहीं पे अगर पहले मैं इस पजल पे बनाता, जो फर्स्ट पजल है उस पे बनाता, फिर वो नहीं बनती, फिर मैं सेकंड पे स्विच करता, इससे बहुत टाइम वेस्ट जाता है, क्योंकि आप पूरा पजल पढ़ के उसे उतारते हैं। इसलिए ऑलमोस्ट ये पजल मेरी बन गई है। जैसा कि मैंने बोला है कि हर पजल जितनी भी कठिन हो आप कोशिश करा करें उसे 2 से 3 मिनट के अंदर बना लिया करें। और जैसा मैंने बोला 3 से अगर 4 हो रहा है, 5 हो रहा है,
तो हम इसको स्किप कर रहे हैं। आप इसको ईगो पे मत लें कि पज़ल नहीं बन रही लेकिन मैं बनाऊंगा। हाँ, आप घर में बैठ के प्रैक्टिस पे आप ऐसा कर सकते हैं कि नहीं बनाऊंगा, वो आपका एटीट्यूड सही रहेगा, लेकिन आप एग्ज़ाम में ये कभी मत करा करें। इससे आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब ये पज़ल जो ईयर बेस होती है, ये डिफ़िकल्ट पज़ल में आती हैं। इनको मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एज भी, और अगर नाम दे रखा है तो और कठिन हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें दे रखा है, सम दे देते हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन दे देते हैं, इसमें क्यूब दे देते हैं, इसमें स्क्वायर भी दे देते हैं कि ए की एज जो है वो स्क्वायर नंबर में है, बी की एज है वो क्यूब नंबर में है, या 3 का मल्टीपल है, या ए प्लस बी 5th होता है। तो इन पजल्स को आप करते समय बस ये ध्यान रखें कि जो आप एज को कैलकुलेट कर रहे हैं वो एकदम सही हो। कहीं से भी अगर वो गलत हो जाएगी तो पूरा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं। और ऐसे क्वेश्चन आते ज़रूर हैं, तो आप काम कर सकते हैं, कुछ रैंडम नंबर 1996, 1984, 1975 ऐसे करके नोट करा करें, और 2019 या 2013 से या 2022 से ऐसे करके उसकी एज निकाला करें। जितना जल्दी आप ये कर पाएंगे, आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी, तो उतना आपके लिए अच्छा होगा इस क्वेश्चन में। मैं इसमें आपको ट्रिक बता सकता हूँ कि जैसे कि आपको ये तो पता ही होगा कि 2000 से लेकर 2019 तक कितने ईयर आते हैं, 19 आते हैं। और उस साइड जैसे 90s की साइड में अगर 1996 है तो 1996 से 2000 तक कितने ईयर्स हो गए, 4 ईयर हो गए। तो 4 + 19 कितना हो गया, 23 हो गया। तो ये आप देख सकते हैं, माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं आप। 2 अलग अलग आप नोट करें, 2000 से ऊपर को अलग नोट करें, और 2000 जो पहले हैं उनको अलग नोट करें, और उनको आपस में जोड़ दें। इससे आपका काफ़ी टाइम सेव रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पज़ल में मुझे काफ़ी टाइम लग रहा है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन पार्ट भी है, एज को कैलकुलेट करना है। इसी में ही आपका 1 मिनट या 1.5 मिनट लग जाता है। बाकी पज़ल सॉल्व करने में और टाइम लग जाता है, क्योंकि इसमें भी कैलकुलेशन पार्ट होता है। जैसे कि ये कंडीशन आप देख सकते हैं, हेमंत इज़ 27 ईयर ओल्ड एंड इवन नंबर ऑफ पीपल आर बॉर्न बिटवीन हेमंत एंड दिनेश। इस कंडीशन में ही, स्टेटमेंट में ही आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इवन नंबर ऑफ पीपल आर बॉर्न हेमंत एंड दिनेश मतलब 2 या 4 या 6 ऐसे लोग हेमंत और दिनेश के बीच में बॉर्न होंगे। जैसा कि मैंने बताया, इस पज़ल में मुझे काफ़ी टाइम लग गया है, तो शायद ये मेरी लास्ट पज़ल रहेगी जिसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम भी मेरे पास बहुत कम बचा है, 1 मिनट बचा है। अब 1 मिनट के अंदर मैं बाकी क्वेश्चन तो कर नहीं पाऊँगा। शायद मेरी एक पज़ल और बच गई है। तो आज के दिन SBI PO के मेरे एग्ज़ाम में मेरे 25 to 26 अटैम्प्ट भी रह पाएंगे शायद, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। और क्वेश्चंस मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाऊँगा। इसमें आप देख सकते हैं 27 मैंने अटैम्प्ट कर रखे हैं, तो 27 ही अटैम्प्ट है मेरे साथ इसमें, क्योंकि 30 सेकंड में आप कोई और पज़ल नहीं बना पाएंगे।
और इस पजल में तो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, अभी भी है, इसलिए मैं इसको बार बार रीचेक कर रहा हूँ कि मैंने जो अटैम्प्ट करे हैं वो सही है कि गलत है। जब आपके पास लास्ट में टाइम बचता है तो आप यही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के अलावा आप ये देख सकते हैं कि आपने जो जितने क्वेश्चन करे हैं वो सही कि नहीं। इससे कम आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी बढ़ जाती है। मैं भी वही ट्राई कर रहा हूँ कि मैंने जितने क्वेश्चन करे हैं वो सही है कि गलत है। मेरा टाइम अप हो गया है, देखते हैं। 28 अटैम्प्ट्स हैं, मेरे आते हैं 26.75, मतलब मेरा एक गलत गया है इसमें। देख लेते हैं। हाँ, मेरा एक गलत गया है, 27 सही है, एक गलत गया है, 7 मैंने अटैम्प्ट नहीं कर पाया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। And that's all for today. I will meet you guys in next video. Till then, work hard and stay motivated. Thank you guys for watching.